एक खूबसूरत महिला प्रयागराज महाकुंभ में जाने से पहले अपने 5 दोस्तों को अपने घर पे बुलाती है और उन पांचों से कहती है कि आज तुम लोगों को पूरा छूट दिया हूँ। जो मन है वो कर लो, क्योंकि मैं कल अपना पाप धोने के लिए जा रही हूँ गंगा स्नान करने प्रयागराज। उसके बाद मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी, इसलिए आज जी भरकर कुछ भी कर सकते हो। फिर जब ये बात जैसे वो पांचों आशिक सुनते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर वो पांचों आशिक उस महिला के ऊपर माटो जैसा झुक जाते हैं और उसके साथ ऐसा संबंध बनाते हैं जिसे देखकर आपके होश आएगा। फिर उसके अगले दिन वो महिला प्रयागराज कुंभ में जाती है। उसके बाद वो महिला ऐसे कांड कर देती है जिसे देखकर आपकी आंखें बंद हो जाएगी और दिमाग खराबा हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश में एक सुंदर और 27 साल की जवान महिला होती है। जो उसका नाम सरिता होता है, वो बेहद ही खूबसूरत और नमियल महिला होती है, जिसकी चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसका रंग गोरा, बाल काले और घने, और आंखें इतनी कशिश भरी होती हैं, अगर कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन उसकी जो ख्वाहिश थी, जो उसके शरीर की इच्छा थी, वो उसके पति नहीं दे पाता था। इसीलिए उसकी नज़रें एक तंदुरुस्त और जवान लड़के की तलाश में हमेशा रहा करती थी, ताकि उसके शरीर की इच्छा पूरी हो सके। इसी फिराक में एक दिन सरिता अपने नज़दीकी बाजार जाती है और उधर से लौटती है तो उसकी नज़र कुछ लड़के पे पड़ती है, जो एक दुकान के सामने बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। फिर ये महिला उन लोगों के पास गई और बोली कि आप मेरा एक मदद कर दोगे। जब उस महिला को देखे तो सब एक सोवर में बोलते हैं, हाँ बोलिए, क्या बात है। फिर वो सरिता महिला बेझिझक बोली, तुम लोगों में से कौन मेरे साथ रात बिताना चाहता है। ये बात सुनकर उनके होश खराब हो जाती है और सोचने लगते हैं कि इतनी सुंदर औरत ऐसा कैसे बोल सकती है। फिर सरिता नाम की महिला बोलती है कि देखो, बात यह कि जो मेरा पति है वो मुझे शारीरिक सुख नहीं देता, वो हमेशा बाहर ही रहता है, जिससे मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरे नहीं होती हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों के पास आई हूँ। ये बात सुनते ही पांचों दोस्त तैयार हो जाते हैं। फिर वो सरिता महिला बोलती है कि तुम लोगों में से एक मेरे साथ चलो। फिर वो पांचों दोस्त बोले कि जाएंगे तो सब, नहीं तो कोई नहीं। फिर सरिता कुछ समय सोचती है, फिर कहती है ठीक है, सब चलो, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ, चलकर मेरा प्यास बुझाओ। फिर पांचों आदमी उसके घर जाते हैं और कुछ बातें करते हैं और फिर संबंध बनाने लगते हैं। अब सरिता को काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसको वो सुख मिल रहा था जो कितने दिनों से नहीं मिला था। एक एक कर सबके साथ वो महिला संबंध बनती है। फिर जब सबका मन भर जाता है तो पांचों वहीं बैठकर महिला के साथ बातें करने लगते हैं। ऐसे ही महिला उन लोगों को रोज़ बुलाती और पांचों दोस्तों के साथ संबंध बनाती थी। इसी तरह 3 साल तक उनके बीच हंसी खेला चलता रहा। अब सरिता के लिए ये सब एक खेल था, लेकिन ये खेल अब उसके लिए भी भारी पड़ने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह पाप की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब उसे इससे बाहर निकलना चाहिए। इसी कारण उसने प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इससे उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगी। इसीलिए एक दिन सरिता ने उन पांचों आशिकों को बुलाती है और उन पांचों से कहती है कि आज तुम लोगों को पूरा छुट्टा दिया हूँ। जो मन है वो कर लो, क्योंकि मैं कल अपना पाप धोने के लिए जा रही हूँ गंगा स्नान करने प्रयागराज। उसके बाद मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी, इसलिए आज जी भरकर कुछ भी कर सकते हो। फिर जब ये बात जैसे वो पांचों आशिक सुनते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर वो पांचों आशिक उस सरिता के ऊपर माटा जैसा झुक जाते हैं और उसके साथ ऐसा संबंध बनाते हैं जिससे सरिता की हालत खराब हो जाती है। फिर अगले दिन वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से चलकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचती है। वहां वह भीड़ में घुल मिल जाती है और उनके पीछे पीछे महाकुंभ के स्नान तट तक पहुंचती है और वह अपने कपड़े एक जगह रखकर गंगा जी में डुबकी लगाकर स्नान करने लगती है। तो दोस्तों, जब वह नहाने के बाद वापस आती है तो देखती है उसके कपड़े वहां से गायब हैं। कोई चोर उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके कपड़े चुरा लेता है। उसका बैग, मोबाइल, पैसे सब कुछ लूट लिया जाता है। अब उसके पास न कपड़े थे, न पैसे और ना ही मोबाइल। वह परेशान हो जाती है, सोचती है कि अब कहाँ जाए, क्या करें। वह सोच में डूब जाती है कि वह तो यहाँ अपने पाप धोने आई थी, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़े बड़े पापी मौजूद हैं। फिर वह मेले में ऐसे ही घूमने लगती है, लोगों से पैसे मांगती है ताकि किसी तरह वहां से निकलकर वापस अपने घर जा सके, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता। थक हार कर वह महिलाओं से कपड़े मांगती है, मुझे एक ही जोड़ी कपड़े दे दो ताकि मैं अपने भीगे हुए कपड़े बदल सकूं। लेकिन दोस्तों, कोई भी उसे कपड़े नहीं देता। दोस्तों, कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, हर पाप का हिसाब होता है। ऐसा ही उस सरिता महिला के साथ हो रहा था। वह निराश होकर ऐसे ही घूम रही होती है कि तभी एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। करीब 30 साल का वह व्यक्ति था, जो उसका नाम राजू था। वह उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि गंगा घाट से लगभग 1 किलोमीटर दूर यह भीगे हुए कपड़ों में इधर उधर क्यों घूम रही है। राजू समझ जाता है कि इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई अनहोनी हुई है। वह उसके पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो उसने राजू को अपना नाम सरिता बताया और अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुनाई। वह रोते हुए कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ चोरी हो गई है। राजू कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे टेंट में आ जाइए। हालांकि दोस्तों, राजू महाकुंभ के मेले में एक टेंट लगाकर फ्री में खाना, नाश्ता और सब्जी बांटता था। उसके पास 4-5 वर्कर थे जो उसके साथ मिलकर यह सेवा का काम कर रहे थे। राजू सरिता को अपने टेंट में ले आता है और कहता है कि आप यही रहिएगा, तब तक मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ।
फिर जैसे ही सरिता झुकती है तो राजू उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है। वहीं पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। फिर वह वहां से निकलता है और बाजार जाकर लिए एक अच्छा और महंगा सादी खरीदता है। साथ ही वहीं पर एक होटल में कमरा भी बुक कर लेता है। इसके बाद वह वापस सरिता के पास पहुंचता है और उसे सादी देता है। सरिता हैरान होकर पूछती है, इतना सुंदर और महंगा सादी क्यों लाए? राजू मुस्कुरा कर कहता है, आपसे बढ़कर नहीं है। आप इतनी खूबसूरत हैं तो सादी भी वैसा ही होना चाहिए। राजू उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब सरिता उसके प्रति कुछ ख्याल आने लगे थे। फिर मन में सोचती है, नहीं ये सब पाप है, मैं यहाँ पाप मिटाने आई हूँ, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। सोच ही रही थी तभी राजू कहता है, ये लो सादी बदल लो। फिर वह खुद दूसरी तरफ चला जाता है। सरिता कपड़े बदल कर जब उसके सामने आती है तो राजू उसे गौर से देखता है और कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। राजू पुण्य का काम करने आया था, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही खेल चलने लगा था। फिर वह कहता है, चलो तुम्हें चाय नाश्ता कराता हूँ। हालांकि उसके टेंट में भी नाश्ते का इंतजाम था, लेकिन वह उसे अलग से बाजार ले जाकर एक होटल में बैठता है। वहाँ वह खुद उसे चाय नाश्ता करवाता है और फिर मेले में घूमने ले जाता है। वहाँ पर झूला झूलता है, नाव की सैर कराता है और हर जगह सरिता के साथ वक्त बिताने लगता है। इसी बीच राजू के वर्कर उसे फ़ोन करते हैं, साहब कहाँ हैं? यहाँ ज़रूरत है, प्रसाद तैयार है, आपको अपने हाथों से बांटना है। राजू जवाब देता है कि मैं बांटूं या तुम लोग, एक ही बात है। तुम लोग बांट दो, मैं कल आऊँगा, और अगर पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं खाते में भेज दूंगा। वर्कर आपस में बातें करने लगते हैं। राजू साहब जितना पुण्य का काम कर रहे थे, लगता है आज सब कुछ भूल गए हैं। अब तो इन्हें मैडम मिल गई है। आखिर आदत तो आदत होती है, अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। खैर, हमें जो करने के लिए कहा गया है वह करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं सरिता समझ चुकी थी कि यह मुझ पे लट्टू है, जिससे कभी कभी इसका भी मन डोल उठता था। लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह सुधरने का फैसला कर चुकी थी और फिर से वैसी दोबारा गलती नहीं करना चाहती थी। इधर राजू के दिमाग में यही चल रहा था कि बस रात होने दो, फिर इसे लेकर होटल जाऊंगा और जो मेरे मन में है वह करूंगा। राजू अब सरिता के हाथों में हाथ डालकर मेला घूमता है और शाम होने का इंतजार करता है। और जब शाम हो जाती है तो सरिता उससे पूछती है, आप कहाँ रहते हैं? राजू जवाब देता है, मैं रात को होटल में रहता हूँ, दिन भर भंडारे वगैरह में काम करता हूँ, तो रात को आराम करना ज़रूरी होता है। वैसे भी मुझे यहाँ 1.5 महीना रहना है, तो सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों ना आज तुम भी मेरे साथ होटल में रुको? सरिता झूझकते हुए कहती है, मैं आपके साथ होटल में कैसे रुक सकती हूँ? राजू मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार रुक कर तो देखो, होटल का देखोगी तो कहोगी कि जैसे स्वर्ग है, तुमने ऐसा होटल कभी देखा भी नहीं होगा। अब दोस्तों, सरिता मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वह सोचती है कि यह मुझे आम महिला समझ रहा है, इसे क्या पता कि मेरी रातें वैसे भी हमेशा लड़के के साथ ही गुजरती थी। राजू उतावला हो रहा था, लेकिन सरिता भी खेल खेलने के मूड में आ चुकी थी। वह सोचती है, इसने मुझ पर इतना खर्च किया है, कपड़े दिलाए हैं और मेरे साथ इतना दिल खोल कर पेश आया है, क्यों ना इसके साथ खेल खेलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों, राजू को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सरिता कैसी महिला है और वह कितनों के साथ संबंध बना चुकी है और यहाँ क्यों आई है। जब रात के 9 बजते हैं और राजू उसे लेकर उस होटल में जाता है जहाँ उसने दिन में ही कमरा बुक कर रखा था। फिर राजू और सरिता दोनों बैठे थे। राजू सरिता के ख्यालों में खोया हुआ था और उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। वह कहने लगा, इतने दिन हो गए मैं 1 हफ्ते से कुंभ में स्टॉल लगा रहा हूँ, लोगों को भंडारा बांट रहा हूँ, परोपकार का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुमसे सुंदर औरत नहीं देखी है। सरिता मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन आप मेरे पीछे कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। आपने अपना काम छोड़ दिया, इतना कुछ किया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजू ने जवाब दिया, मेरा काम ही परोपकार करना है, मैं यहाँ उसी मकसद से आया हूँ और तुम्हारे साथ भी वही कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने सरिता का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच बताऊँ तो मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। सरिता यह सुनकर चौंक गई और कुछ सोचकर बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? आप यहाँ धर्म और पुण्य का काम करने आए हैं और मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर राजू ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करो, मेरे पास आओ। सरिता को भी कहीं ना कहीं उस राजू से प्यार हो गया था। वो भी उस लड़के राजू पर लट्टू हो चुकी थी और इस पाप को दोबारा करना नहीं चाहती थी। फिर राजू जिद पर अड़ गया और बोला, कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सरिता ने महसूस किया कि अब सच बताने का समय आ गया है। वह कुंभ में पुण्य का काम करने और गंगा स्नान करने आई थी, वह झूठ नहीं बोल सकती थी। इसीलिए सरिता ने गहरी सांस ली और कहा, आप मुझसे प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप एक वेश्या से शादी करेंगे? फिर राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अविश्वास से सरिता की ओर देखा और बोला, क्या तुम क्या कह रही हो? सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ मैं वेश्या हूँ, पिछले 10 सालों से मैं यही काम कर रही हूँ। मेरी मजबूरी थी, मैं कुंभ इसलिए आई हूँ कि गंगा जी में स्नान करके अपने पापों को धो सकूँ। मेरे साथ क्या क्या हुआ है आपको नहीं पता, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। बोली कि जब मुझसे एक भी बच्चे नहीं होता तो मेरा पति मुझसे झगड़ने लगता था और मुझे बुरा भला कहने लगा था। ऐसे ही 8 से 9 महीने के बाद मेरा पति मुझे छोड़ दचकर बाहर चला गया और वहीं पे दूसरी शादी कर ली, जिससे मैं अब अकेली बच गई और मुझे अब शारीरिक सुख की कमी होने लगी। फिर मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इंसान मिल जाता था
उससे संबंध बना लिया करती थी। इसी तरह मेरा पेट भी भर जाता था और मेरा शरीर की इच्छा थी वो भी पूरी हो जाती थी। मैं चाहती तो आपसे झूठ बोल सकती थी, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। अब मैं यह काम छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं गंगा में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। सरिता की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, इसलिए आप मुझे मत छुए। मैं आपके लायक की नहीं हूँ। अगर आपने मुझे छू लिया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप यहाँ पुण्य का काम करने आए हैं, वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। सरिता की बात सुनते ही राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहता है कि तुम तो बहुत महान हो। फिर राजू सरिता के बाहों में लिपट जाता है और सरिता भी उसके भावनाओं में पूरी तरह से ढल जाती है और कुछ समय बाद वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। राजू देखता है कि उसके शरीर काफ़ी सुंदर और गोरी है, जिससे वो पूरी रात संबंध बनाता है। इसी तरह उसके साथ 10 दिन तक संबंध बनाता है और जब उसका भी मन भर जाता है तो अगले दिन उस सरिता को छोड़ कर कहीं भाग जाता है। फिर जैसे ही इस बात की पता सरिता को पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और अपने सर पे हाथ धकर रोने लगती है और सोचती है कि है भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पापों की सज़ा मेरे भावनाओं के साथ क्यों लिया जा रहा है। मैं तो आई थी अपना पाप धोने के लिए, अच्छी ज़िंदगी की शुरू करने के लिए, लेकिन यहाँ मेरे साथ वैसे ही हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से समाज में हो रहे ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। हम चाहते हैं कि लोग ऐसी घटनाओं को समझें, उनसे सीख लें और अपने घरों में सतर्क रहें। मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।